Surrender of shares. अब ये सरेंडर ऑफ शेयर में जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पहले हमने सब में कवर किया कि 100 रुपये का शेयर रहेगा 10 पे कन्वर्ट करेंगे, 10 का शेयर रहेगा 2 पे कन्वर्ट करेंगे वगैरह। अब यहाँ पे शेयर का पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करते, वो सेम ही रखते। लेकिन हम लोग शेयर होल्डर को बोलते हैं कि तुम लोग अपना कुछ शेयर को कंपनी को सरेंडर कर, कंपनी को वापस दे। जैसे बायबैक में होता है, बायबैक में कंपनी अपना खुद का शेयर परचेस करता है, लेकिन वो परचेस करता है अमाउंट पे करके। यहाँ पे कुछ अमाउंट पे नहीं करेंगे, वो लोग को बोलेंगे फ्री में हम लोग को दे, इसको बोलेंगे सरेंडर। ठीक है। और ये जो शेयर सरेंडर किया ना, वो अपन लाइबिलिटीज पे करने के लिए इसको री इश्यू कर सकते हैं। तो बायबैक में क्या होता है कि एक बार तूने बायबैक किया तो उसको री इश्यू करना अलाउड नहीं है, कंपल्सरी तुम लोग को उसको कैंसिल ही करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, तो उन्होंने जो शेयर सरेंडर करवाया वो तुम लोग दूसरे किसी को इश्यू कर सकते हो उसका अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्रीज कैसा आएगा, तो कुछ सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि सपोज 10 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ रुपीज 10 इंच। ठीक है, तो ये होगा 1 करोड़। तुम लोग को बोलते हैं फर्स्ट कि सपोज 60,000 इक्विटी शेयर वेर सरेंडर्ड। ठीक है, 60,000 शेयर सरेंडर कर किया, तो हम लोग एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 10, यानी कि 60 lakhs टू शेयर सरेंडर अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट अपन ओपन करेंगे जिसका नाम रहेगा शेयर सरेंडर अकाउंट 60 lakhs। कैपिटल रिडक्शन में डायरेक्ट डालने का नहीं, जो भी शेयर वापस आया अपने पास वो पहले शेयर सरेंडर में जाएगा, वहां से अपन इसको री इश्यू करेंगे अपना अलग अलग लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, और जो बाकी बचेगा वो अपन कैंसिल करेंगे। जो कैंसिल करेंगे वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, बाकी डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में डालने का नहीं। ठीक है। अब दूसरा एंट्री, कंपनी के पास टोटल 60 लाख का शेयर सरेंडर है, यानी कि 6 लाख शेयर, 6 लाख शेयर, 6 लाख शेयर ऑफ 10 इंच, 60 लाख का अपने पास शेयर सरेंडर अवेलेबल है। अभी एक एक करके लाइबिलिटी वाले आएंगे, बोलेंगे हमारा पैसा कब दोगे, हमारा पैसा कब दोगे। तो नौ को बोलेंगे हम लोग कैश तो हमारे पास नहीं है, आप ये शेयर ले लो और आपका अमाउंट पे होगा। ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 lakhs पेड फ्रॉम शेयर सरेंडर। ठीक है, टोटल 60 लाख का अपने पास डिबेंचर है, सॉरी इक्विटी शेयर है सरेंडर वाला। डिबेंचर वाला बार बार आके अपने को परेशान कर रहा था, हमने उसको बोला कि देख तेरा 10 लाख का डिबेंचर है, वो 10 लाख रुपया तो शेयर सरेंडर से शेयर ले ले, कैश हमारे पास नहीं। कैश चाहिए तो कंपनी लिक्विडेट होने तक जो वेट करना पड़ेगा, और अभी तो हम लोग लिक्विडेट करने वाले हैं नहीं, हम लोग रिकंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो मे भी पॉसिबल कि वो लोग एक्सेप्ट कर ले, वो लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे वो लोग का पॉइंट है, हम लोग को यहाँ पे एंट्रीज अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो अब ये इश्यू करने के लिए एंट्री क्या लिखे जरा सोच के बताओ मुझे। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आ चुका है। ठीक है, वो अपन डिबेंचर वालों को दे रहे, 10 लाख का डिबेंचर अपना रीपे करना है। एंट्री क्या लिखे, डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल री इश्यू कर रहे, इक्विटी शेयर वापस आएगा। बोलो।
चलो सुनो, यहाँ पे अपने को दो एंट्री लिखना पड़ेगा। एक एंट्री, पहला एंट्री, हम लोग ये शेयर इश्यू करेंगे डिबेंचर्स वालों को। शेयर लाने के लिए हमने ये एंट्री लिखा, शेयर री इश्यू करने के लिए ये एंट्री को रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो एंट्री बनेगा शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। 10 लाख का शेयर इश्यू करें। अब इससे होगा क्या, डिबेंचर तो कम नहीं हुआ ना, शेयर आया, डिबेंचर कहाँ पे, एंट्री में डिबेंचर ही नहीं है, तो डिबेंचर अपना कम होगा। तो हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल मुझे ऋतिक से मैंने कुछ पैसा लिया, ठीक है, और मैंने इसको दे दिया। अब ये चक्कर में मेरे जेब से कुछ भी नहीं गया, लेकिन मेरा फायदा क्या हुआ कि मेरा एक लायबिलिटी कम हो गया। पता चला, तो यहाँ पे मैंने किसी और से पैसा लिया है, इक्विटी वालों से लिया है, और वो डिबेंचर वालों को दे दिया, तो मेरा डिबेंचर का लायबिलिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग फ्रॉम द कंपनीज पॉकेट, मेरा एक लायबिलिटी खत्म हो गया। तो वो लायबिलिटी खत्म होने के लिए मैं कैपिटल डिडक्शन में अमाउंट ट्रांसफर करूँ। समझ में आया? तो शेयर तो किसी का था, किसी और को दिया, उसमें मुझे गेन या लॉस नहीं है, लेकिन वो देने से मेरा जो लायबिलिटी पेएबल था वो अभी खत्म हो रहा है, वो मेरा गेन, वो मैं कैपिटल डिडक्शन में ट्रांसफर करूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री आएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10 लाख। 10 लाख का मुझे गेन हो गया। पता चला? एवरीवन समझ में आया? अभी ये जरा सोच के बताना। क्रिएटर्स agreed to reduce claim of rupees 5 lakh by accepting equity share of rupees 3 lakh out of surrendered। एकदम सोच के मुझे बताना क्या हो रहा है। मैं पहले ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे बुक्स पे क्रेडिटर्स था, एक क्रेडिटर था, 5 लाख रुपए उसका अमाउंट था। ठीक है, तो बार बार पैसा मांग रहा था, मैंने उसको बुलाया, उसको बोला देख कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में जा रहा है, बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, अमाउंट बहुत लेट मिलेगा, तो तू एक काम कर, इक्विटी शेयर ले ले और तेरा क्लेम खत्म कर। ठीक है, तो बोला ठीक है, मुझे 5 लाख का इक्विटी शेयर दे दो। हमने देखा कि वो थोड़ा घाई में है, उसको निकलना है जल्दी से, तो उन्होंने देख 5 लाख का तो शेयर नहीं है हमारे पास, हम लोग 3 लाख का शेयर देंगे, तो तेरा 5 लाख का क्रेडिटर्स खत्म कर। ठीक है, तो हमने शेयर दिया सिर्फ 3 लाख का, लेकिन उसने अपना 5 लाख का लाइबिलिटी खत्म किया। शेयर 3 लाख का ही दिया है, लेकिन लाइबिलिटी 5 लाख का खत्म हुआ। ठीक है, तभी सोच के एंट्री बताओ, एक एंट्री या दो एंट्री, पहले ये बताओ। दो, एक पहले शेयर देने का और दूसरा क्रेडिटर्स कम होने का। ठीक है, तो बताओ पहला एंट्री कितने अमाउंट का लिखूं? 3 लाख का, तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, ये शेयर दिया। अब इससे लाइबिलिटी कितना कम हुआ? 5 लाख। तो एंट्री क्या लिखूं? क्रेडिटर्स कैपिटल रिडक्शन 5 लाख। आया समझ में? अभी लिंक बैठ रहा है ना? पहले एंट्री में थोड़ा सा वो पहली बार देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाद में यूज टू हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला, फोर्थ, सपोज
बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक लोन ऑफ ₹2 लाख is paid by issue of equity share of ₹4 lakh out of surrender. चलो बताओ। बैंक लोन ऑफ 2 लाख इज पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 4 लाख। इससे ऑपोजिट सिचुएशन, यहाँ पे हमने शेयर कम दिया, लाइबिलिटी ज्यादा कम हुआ। यहाँ पे ऑपोजिट है, शेयर ज्यादा दे रहे, लाइबिलिटी कम कम हो रहा है। ठीक है, तो बताओ पहला एंट्री, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 4 लाख। और दूसरा बैंक लोन टू कैपिटल रिडक्शन 2 लाख। ठीक है, लोन 2 लाख का कम हो रहा है तो वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। पता चला ना, एग्जैक्टली इससे ऑपोजिट सिचुएशन था। 5 लाख के 3 लाख के हम्म 2 लाख का 4 लाख। हाँ सी देखो, मैंने पहले क्या बोला कि तुम लोग जब ये शेयर सरेंडर से किसी को देते हो ना, मैंने इससे पैसा लिया, वो मेरा था ही नहीं और मैं बाकी लोग को बांट रहा हूँ। ठीक है, अब वो बांटने पे मुझे गेन या लॉस नहीं है क्योंकि मैंने किसी से लिया था, किसी को दे रहा हूँ। लेकिन मेरा गेन क्या है, रियल गेन या लॉस, मैंने जो लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूँ ना, दैट इज माई रियल गेन और लॉस। तो यहाँ पे मैंने शेयर दिया 3 लाख का, ठीक है, तो उस पर गेन या लॉस नहीं है। लेकिन मैंने लाइबिलिटी 5 लाख का कम किया तो 5 लाख मेरा गेन है। ठीक है, यहाँ पे मैं शेयर दे रहा हूँ 4 लाख का, उस पर गेन या लॉस नहीं है। लेकिन मेरा गेन या लॉस क्या है कि 4 लाख का शेयर देके मेरा 2 लाख का लाइबिलिटी खत्म हो रहा है, तो 2 लाख मेरा गेन है। वो 2 लाख मैंने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। इसका डिफरेंस वापस कुछ लेना नहीं है तुम लोग को। 4 - 2 यानी कि 2 का क्या हुआ, या फिर ये 3 - 5 इसका क्या हुआ, इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि अपन दो ट्रांजेक्शन को सेपरेट रख रहे हैं। पहला ट्रांजेक्शन शेयर देने का, उस पर गेन या लॉस नहीं है, और दूसरा ट्रांजेक्शन जो मेरा रियल गेन है, दैट इज रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। तो वो दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट का क्या होगा वो अपने को सोचना ही नहीं है। ये ट्रांजेक्शन डिफरेंट है। समझ में आया? एवरीवन क्लियर है? चलो अभी नेक्स्ट वाला एकदम सोच के बताना। कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹10 lakh is reduced to ₹6 lakh and paid by issue of equity share of ₹8 lakh out of surrender. चलो फाइनली सोच लिया, बताओ। पार्ट पार्ट में ब्रेक करके करो इसको, तीनों को एक साथ मिक्सअप मत करो। ओरिजिनल कंटीजेंट लायबिलिटी कितने का था? 10। कितने में रिड्यूस किया? 6 लाख। तो कंटीजेंट लायबिलिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 लाख to 6 लाख। इसका एंट्री क्या आएगा? 10 लाख को 6 लाख में कन्वर्ट किया, इस पे तो कुछ वो शेयर सरेंडर का कंसर्न नहीं है। वो लोग ने खुद ही बोला 10 लाख का है, 6 लाख लाइबिलिटी पकड़ो। ठीक है, तो 10 लाख का लाइबिलिटी 6 लाख में कन्वर्ट किया, 4 लाख का रिडक्शन, एंट्री क्या आएगा?
नो एंट्री। कंटीजेंट लायबिलिटी बुक्स में था ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं था कि किसी को पे करना। ठीक है, सेजल मेरे से पैसा मांग रही थी, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सेजल को पे करने वाला हूँ। एक दिन सेजल आके बोलते सर आप पे मत करो, बोला ठीक है नहीं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि बुक्स में है ही नहीं तो मैं पे करने ही नहीं वाला हूँ, तो फिर वो कम होने पे कोई एंट्री नहीं आएगा। तो ये पहला लायबिलिटी अभी 6 लाख पे आ गया, लेकिन कंटीजेंटी है बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब दूसरा, अब ये 6 लाख को मैं पे कर रहा हूँ, कैसे पे कर रहा हूँ? तो 8 लाख का शेयर देके कोई भी लायबिलिटी को जो भी पे करता हूँ मैं 2 एंट्री लिखता हूँ। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ 6 लाख, ठीक है, ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। अब इसके लिए मैं 2 एंट्री लिखता हूँ। पहला एंट्री शेयर इश्यू करने का, तो इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर सरेंडर तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का इश्यू कर रहा हूँ? 8 लाख। ठीक है, पहला जितना शेयर इश्यू किया उसका एंट्री लिख देने का, तो मैंने 8 लाख का शेयर इश्यू किया। अब 8 लाख का शेयर इश्यू होने से मेरा 6 लाख का लायबिलिटी पे हुआ। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ 6 लाख का एंट्री क्या आएगा? कंटीजेंट लायबिलिटी पे किया, नो एंट्री। कंटीजेंट लायबिलिटी पे का एंट्री आता है कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, लेकिन मैंने बैंक मेरे जेब से कुछ पे ही नहीं किया है, मैंने जो भी पे किया वो शेयर सरेंडर से पे किया है, तो मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा है, तो उसका कोई एंट्री आएगा ही नहीं। तो खाली एक ही एंट्री आएगा जो 8 लाख का मैंने फाइनली इश्यू किया वो। समझ में आया? ठीक है, अभी सपोज इतना ही ट्रांजेक्शन है, लास्ट में अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि शेयर सरेंडर हुआ लेकिन किसी को इश्यू नहीं किया, उसका क्या करें? तो हमने 60 लाख का सरेंडर करवाया था, 10 लाख का यहाँ पे दिया, 50 बाकी रहा, यहाँ पे 3 का दिया, ठीक है, 47 बाकी रहा, यहाँ पे 4 का दिया, ठीक है, 43 बाकी रहा, और यहाँ पे 8 का दिया, ठीक है, 35 बाकी रहा। अब ये 35 का जो शेयर सरेंडर करवाया और किसी को इश्यू ही नहीं किया, तो फाइनली उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो हम लोग एंट्री लिखेंगे शेयर सरेंडर बट नॉट रीइश्यूड विल बी कैंसल्ड। ठीक है, जो शेयर सरेंडर किया लेकिन रीइश्यू नहीं हुआ वो कैंसिल करेंगे, तो वो अमाउंट आ रहा है 60 - 10 - 3 - 4 - 8 यानी कि 35 लाख। 35 लाख अपने को कैंसिल करना है। अब जरा सोच के बताओ यहाँ पे एंट्री क्या लिखे। मैं दोनों को ऑप्शन देता हूँ, इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर ने पहले ही पूरा कैंसिल कर दिया, तो अब अगर वापस उन्होंने इक्विटी शेयर लिखोगे तो दूसरी बार कैंसिल होगा, तभी इक्विटी शेयर नहीं आएगा। हमने शेयर सरेंडर अकाउंट ओपन किया था, उसको क्लोज करना है, वो क्रेडिट है, क्लोज करने के लिए डेबिट, और वो गेन है तो कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होगा। तो शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 35 lakhs आया समझ में? तो ये पूरा स्कीम शेयर सरेंडर यही सबसे काम करता है। पता चला? ठीक है, चलो ये बेसिक्स के हिसाब से लिख दो, हेडिंग दे दो शेयर सरेंडर। आई थिंक हमने एक पेज स्किप किया था बेसिक एंट्री लिखने के टाइम पे, तो वहां पे ये लिख दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। द बैलेंस शीट ऑफ अनफॉर्चुनेट बैड लक लिमिटेड, ऐसा नाम रखा तो रिकंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। एज एट 31st March 98 is as follows.
6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each, इक्विटी शेयर ऑफ 100 each, शेयर प्रीमियम यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, 10% डिबेंचर, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसमें से देखो शेयर प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व जो है ना, ये दोनों कैपिटल रिडक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, दो केसेस में, एक केस सम खुद बोल रहा है कि इसको कैपिटल रिजर्व में, सॉरी कैपिटल रिडक्शन में डाल दो, तो सोचने का नहीं, वो ट्रांसफर कर देने का। और दूसरा कि अगर तुमने सम सॉल्व किया, लास्ट एंट्री पे आए, सब राइट ऑफ करना था, और राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन कम पड़ा, तो सम नहीं बोल रहा है तो भी तुम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, कम पड़ा तो ही ट्रांसफर करने का, वो भी जितना कम पड़ा उतना ही ट्रांसफर करने का, पूरा नहीं। और अगर सबने बोल दिया तो कुछ माइंड अप्लाई करने का ही नहीं, डायरेक्टली जितना अमाउंट है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दे। क्लियर? गुडविल ये कौन से प्रायोरिटी में जाएगा? थर्ड। थर्ड, पहला पीएनएल डेबिट बैलेंस, दूसरा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, और तीसरे में गुडविल आता। तो थर्ड प्रायोरिटी में राइट ऑफ करना है। प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, अदर करेंट असेट। अब यहाँ पे आ रहा है जो अपना राइट ऑफ करने वाला पार्ट है, वो पीएनएल अकाउंट, ये अपने को राइट ऑफ करना है पहले प्रायोरिटी में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये तीनों मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, तीनों सेकंड प्रायोरिटी में जाएगा। और उसके बाद में आएगा गुडविल का नंबर। तो पहले पीएनएल राइट ऑफ करना है, उसके बाद में ये तीन को राइट ऑफ करना है, उसके बाद में गुडविल। ठीक है, उसके बाद में अदर एसेट, और जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नीचे नोट्स दिया है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर इन अरियर्स फॉर 3 years। ये क्या है? ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो डिविडेंड कभी पेएबल नहीं हो। ठीक है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। दूसरा, देयर इज अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट, दिस बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम जेड। तो अपने पास एक बिल्स रिसीवेबल है जो हमने ऑलरेडी डिस्काउंट करवा दिया। अगर जेड ने अमाउंट पे नहीं किया तो अपने को बैंक को देना पड़ेगा, तो अपने लिए वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। समझा? अगर जेड ने डिविडेंड पे कर दिया तो बैंक फ्री, अपन फ्री। ठीक है, पे नहीं किया तो ही लायबिलिटी आएगा। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज सैंक्शनड, एडजस्टमेंट थोड़े से ही दिए। ठीक है, तो एक एक रीड करके आगे बढ़े तो बहुत टाइम जाएगा, तो अपन एक काम करते हैं, एक एडजस्टमेंट रीड करेंगे, उसको लिख लेंगे, बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाएंगे, कि पूरा सम वापस दूसरी बार रीड करने को बोला तो डबल टाइम जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर दो जर्नल। रेडी? नंबरिंग कैसे देना? एंट्रीज बहुत सारा है, और कुछ एंट्रीज में मल्टीपल एंट्रीज भी आएगा। ठीक है, तो तुम लोग एक काम करना, जो एबीसीडी वाइज है ना वैसे ही लिखना, और अगर सपोज ए में 2 एंट्री है तो A1 2, वैसे तो तुम लोग का एक रिवीजन के लिए लिंक बैठेगा कि कौन से पॉइंट का कौन सा एंट्रीज है। ठीक है, तो पहला, ए, इक्विटी शेयर आर टू बी सब डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 10 each। इक्विटी शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 10 each। ऊपर देखो इक्विटी शेयर कितने का है? 100 का है, उसको अपन कन्वर्ट कर रहे इंटू 10, लेकिन ये सब डिविजन है, तो ऐसा नहीं है कि 100 का शेयर 10 पे लेके आने के 90 का रिडक्शन, वो ट्रांजेक्शन नहीं है, सब डिविजन है।
हमने जैसे कंसोलिडेशन का एंट्री लिखा था वैसे सेम एंट्री सब डिविजन का, जूना वाला डेबिट करो नया वाला क्रेडिट करो, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर चेंज होगा, टोटल पेड अप कैपिटल जितना पहले था उतना ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं हो। क्लियर? तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट, ऊपर जितना टोटल अमाउंट दिया वो सेम रहेगा 8 lakhs। नीचे सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख के रखो, न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी 8 लाख डिवाइड बाय 10 यानी कि 80,000 शेयर्स। डन। पॉइंट नंबर बी, इक्विटी शेयर होल्डर टू सरेंडर 90% ऑफ देयर होल्डिंग। 90% होल्डिंग सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि अभी 80,000 इक्विटी शेयर है, 80,000 का 90% 72,000 सरेंडर होगा ऑफ 10 ईच, यानी कि 7,20,000 का शेयर सरेंडर में जाएगा। ठीक है, एंट्री बताओ क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट। या तो टोटल 8 लाख का 80% ले लो, 90% सॉरी, या तो 80,000 इंटू 90% इंटू ₹10 फेस वैल्यू, 7,20,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। द प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम 6% to 15%, but are revalued in a manner in which the total return on them remains unaffected. ऊपर प्रेफरेंस शेयर कितने का चेक करो, 6% का है, वो लोग उसको 15% में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिविडेंड का रेट बढ़ाया, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उसको रीवैल्यू ये वैसे करना है कि टोटल रिटर्न अनअफेक्टेड रहना चाहिए, यानी कि वो लोग का रिटर्न क्या है, डिविडेंड। अभी 6,000 रुपया मिल रहा है, 1 लाख पे 6%, 6,000 मिल रहा है, तो 15% जब ये रेट हो जाएगा तभी भी डिविडेंड का अमाउंट 6,000 ही रहना चाहिए। तो कितने का प्रेफरेंस शेयर देना पड़ेगा? 40,000। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 6%, 6,000 न्यू डिविडेंड 15% है, therefore न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,000 डिवाइड बाय 15%, 40,000 आ रहा है। रिडक्शन कितने का होगा? 60। अब ये सरेंडर नहीं है, ये नॉर्मल है, ये कैपिटल रिडक्शन में डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सरेंडर वर्ड रहेगा वहां पे शेयर सरेंडर वाला एंट्री आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या है, आना चाहिए 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एक चेक करो ना, लास्ट में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोला है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोला है, कुछ वर्ड यूज हुआ है? कुछ बोला नहीं है ना, तो कैपिटल, ठीक है। ये हमने अमालगमेशन में भी कवर किया था, डिबेंचर को कन्वर्ट करना है बराबर।
चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, 5 equity shares out of those surrendered are to be issued for each ₹100 of arrears of preference dividend. 5 equity shares out of those surrendered are to be issued for each ₹100 of arrears of preference dividend. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि 100 रुपये के डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड कितना इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे? 5। ठीक है, तो लोग का टोटल डिविडेंड कितना बाकी है? बैलेंस शीट के नीचे देखो कितने साल का बाकी है? 3 साल का बाकी है। ठीक है, तभी 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर था, उसके पास 6% का डिविडेंड था, ये 1 साल का हुआ, वैसे 3 साल का बाकी है, यानी कि 18,000। तो 100 रुपए के लिए 5 शेयर देना है, तो 18,000 के लिए कितना शेयर देना पड़ेगा? 900 इक्विटी शेयर इंटू, अभी इक्विटी शेयर कितने का है? 10, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा? 9,000। 9,000 का नया शेयर, मीन्स नया शेयर नहीं, सरेंडर वाला शेयर अपन इश्यू करें। समझ में आया? अब मुझे एंट्री जरा सोच के बताओ। पहला, शेयर इश्यू करने का एंट्री, 2 एंट्री लिखना है। पहला शेयर इश्यू करने का और दूसरा लायबिलिटी रिड्यूस होने का। ठीक है, तो पहला शेयर इश्यू करने का एंट्री बताओ क्या लिखूं? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000। चलो दूसरा एंट्री, लायबिलिटी रिड्यूस होने का। नो एंट्री। कंटिन्यूअस लायबिलिटी कम होगा तो कोई एंट्री नहीं आती। समझ में आया? हो गया लिख के? चलो पॉइंट नंबर ई, the debenture holders agree to reduce their total claim of rupees 5 lakh in consideration of their getting equity share of rupees 5 lakh out of surrendered equity share। देखो ऊपर डिबेंचर कितना है? 14 लाख। अब ये क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर ई, कि डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू रिड्यूस देयर टोटल क्लेम टू रुपीज 5 लाख। पहले क्लेम कम कर रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस टू 5 लाख, यानी कि 9 लाख का रिडक्शन है, इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग इक्विटी शेयर ऑफ 5 लाख आउट ऑफ सरेंडर्ड इक्विटी शेयर। वर्डिंग यहाँ पे ना इंग्लिश में बहुत
बोलते हैं ना ऐसे, टू मीनिंग्स यहाँ पे क्रिएट होता है, तो दोनों को प्रॉपरली समझना है कि ये क्या बता रहा है। वो क्या बोल रहा है कि टोटल क्लेम रिड्यूस हो रहा है टू 5 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग इक्विटी शेयर ऑफ 5 लाख आउट ऑफ सरेंडर। तो मैं दो अलग अलग ऑप्शन देता हूँ, दोनों सोच के बताओ ये लाइन का मीनिंग क्या होता है। वो लोग 14 लाख को 9 लाख पे कम कर रहे हैं, सॉरी 14 लाख को 5 लाख पे लेके आ रहे हैं। जो 5 लाख बचा है उसको वो लोग 5 लाख का शेयर सरेंडर से पेमेंट कर रहे हैं। वापस एक बार बोलता हूँ, 14 लाख का डिबेंचर पहले 5 लाख पे लेके आ रहे हैं। अब जो 5 लाख बचा उसको शेयर सरेंडर से पे कर रहे हैं, यानी कि अभी कुछ भी पेएबल नहीं रहेगा। पहले 14 लाख 5 लाख पे आया, 5 लाख भी पे हो गए, यानी कि डिबेंचर का अमाउंट हो जाएगा 0। ये ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, वो लोग 14 लाख को 5 लाख पे लेके आएंगे अगर उनको 5 लाख का शेयर दिया तो, यानी कि 5 लाख का शेयर देने पे वो लोग अपना 9 लाख का लाइबिलिटी कम करेंगे, फिर भी वो लोग का 5 लाख का लाइबिलिटी बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे। समझा दो ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? पहले में 14 को 9 पे लेके आया, ठीक है, वो फ्री में लेके आया, उसमें कोई रीजन नहीं था। अब 5 पे लेके आने के बाद में वो 5 लाख को 5 लाख के शेयर सरेंडर से रीपेमेंट हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लाइबिलिटी हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 2, वो लोग 14 को 5 पे इसलिए लेके आएंगे क्योंकि वो लोग को 5 लाख का हम लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं, यानी कि 5 लाख का शेयर इश्यू करने के बाद लाइबिलिटी 5 लाख का फिर भी बाकी रहेगा। ये ऑप्शन नंबर 2। बोलो कौन सा राइट लग रहा है? ऑप्शन 2 राइट, बराबर। यानी कि वो लोग 14 को 5 पे इसलिए लेके आएंगे क्योंकि हम लोगों को 5 लाख का शेयर है, यानी कि शेयर इश्यू करने वाला एंट्री कितने अमाउंट का आएगा? 5 लाख का। और रिड्यूस होने वाला एंट्री कितने अमाउंट का आएगा? 14 को 5 पे लेके आ रहे हैं ना, तो कितना रिडक्शन? 9 लाख। समझा? 9 लाख भी राइट अमाउंट नहीं है क्योंकि वो लोग ने एक और वर्ड वहां पे यूज किया है, रिड्यूस दैट टोटल क्लेम। टोटल क्लेम में वो लोग का इंटरेस्ट और डिबेंचर भी है, देखो बैलेंस शीट में, वो भी कम होगा। ठीक है, चलो तो अभी क्या होगा देखो। सबसे पहले डिबेंचर का नाम क्या है? 12, 10। तो 10% डिबेंचर 14 लाख है, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 70। यानी कि टोटल क्लेम कितना हो गया? 1470। ये रिड्यूस टू 5 लाख, यानी कि कितना रिडक्शन हुआ? टोटल रिडक्शन 970 if equity share of rupees 5 lakh is issued. समझ में आया? समझा क्या एवरीवन? श्योर ना? तो पहला, फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, बताओ एंट्री। शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का शेयर दिया। दूसरा एंट्री, रिडक्शन ऑफ टोटल क्लेम, क्लेम कम हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, 5 लाख जो बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेगा उस पे क्या रहेगा? सिर्फ डिबेंचर, ऑप्शन नंबर 2, 70,000 का इंटरेस्ट, 430 का डिबेंचर। ऑप्शन नंबर 3, प्रपोर्शनेट, 1470 5 लाख पे आ रहा है, तो 5 लाख अगर ये टोटल है तो उसपे 14 लाख का कितना, 770 का कितना। यानी मैं दो ऑप्शन में कन्वर्ट करता हूँ। एक ऑप्शन सिर्फ डिबेंचर ही कंटिन्यू करेगा, इंटरेस्ट उड़ जाएगा पूरा का पूरा। और दूसरा ऑप्शन
डिबेंचर और इंटरेस्ट दोनों कंटिन्यू करेंगे, या तो इंटरेस्ट फुल या तो इंटरेस्ट प्रपोर्शनल। सिर्फ डिबेंचर कंटिन्यू करेगा, इंटरेस्ट को कंटिन्यू नहीं कर। ठीक है, तो टोटल क्लेम अगर रिड्यूस होगा तो एंट्री बताओ अभी। इंटरेस्ट को पूरा उड़ाना है, तो पहला 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 9 लाख। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 70,000। 2, कैपिटल रिडक्शन 9,70,000। समझ में आया क्या? डिबेंचर 5 लाख का फिर भी कंटिन्यू करेगा, 14 में से 9 कैंसिल किया, 5 लाख कंटिन्यू करेगा। इंटरेस्ट पूरा 70 कैंसिल होगा, यानी कि इंटरेस्ट अभी न्यू बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, और ये अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में चला गया। हमने 1 रुपया पे नहीं किया, फिर भी अपना 970 का लायबिलिटी पे होगा, क्योंकि ये तो किसी और से लिया था शेयर। समझा? चलो लिखो। चलो, तो अभी ये हो गया पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर एफ, अब ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा ध्यान से देखो। Sunday creditors agree to reduce their claim to 20%, and 80% of the balance shall be satisfied by issue of equity share out of those surrender. फर्स्ट थिंग, मैं ये वापस रिपीट करता हूँ, ये जो सम है ये ऑथर का सम, एग्जाम प्रॉब्लम नहीं। तो ऑथर ने वर्ड्स डाला है, उसके हिसाब से उसने एंट्रीज ड्राफ्ट किया। तो यहाँ पे ना इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन आता है। इंटरप्रिटेशन क्या क्या आता है मैं तुम लोग को बताता हूँ, तुम लोग को कौन सा राइट लग रहा है वो तुम लोग मुझे बता। ठीक है, अगर ये दो इंटरप्रिटेशन आया ही नहीं तो काम इजी हो जाता है, लेकिन मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि दूसरा इंटरप्रिटेशन भी तुम लोग को माइंड में आए कि ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले मुझे क्रेडिटर्स बताओ कितना है। क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट 450, reduced to 20%, यानी कि 90, यानी कि रिडक्शन कितना हुआ? 360 का रिडक्शन हुआ। ठीक है, यहां तक स्टोरी प्रॉपरली जा रहा है। अब आगे इंग्लिश में दो अलग अलग मीनिंग इंटरप्रेट हो रहा है। पहला कि संडे क्रेडिटर्स अग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम टू 20%, तो ये 20% पे लेके आए, 90,000 उसका क्लेम आ रहा है। and 80% of the balance shall be satisfied by issue of equity share out of those surrendered. 80% ऑफ बैलेंस वो अपने को सेटिस्फाई करना है बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब इस पे इंटरप्रिटेशन क्या आता है? 80% ऑफ बैलेंस, बैलेंस यानी क्या बैलेंस बोल रहा है? एक बैलेंस होता है 90,000 और एक बैलेंस होता है 3,60,000, दोनों बैलेंस है। देखो, मैं अभी नॉर्मल वर्ड्स में बोलने को ट्राई करता हूँ, दोनों को बैलेंस को इंटरप्रेट करना जो मैं बोलूंगा उसके हिसाब से। मैं 90,000 को बैलेंस बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा कि क्रेडिटर्स विल बी रिड्यूस फ्रॉम 4,50,000 टू 20%, एंड 80% ऑफ बैलेंस, अभी बैलेंस कितना है? 90। तो 80% ऑफ बैलेंस यानी कि 80% ऑफ 90,000 विल बी पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी। ये पहला इंग्लिश का स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो रहा है, वर्डिंग। ठीक है, अभी मैं दूसरा में बोलता हूँ इंटरप्रिटेशन, तो लोग वो ध्यान में रख के मैं जो बोल रहा हूँ उसको इंटरप्रेट करने को ट्राई करो। बैलेंस यानी कि 360। ठीक है, 90 बैलेंस नहीं, 360। तो क्रेडिटर्स ऑफ 4,50,000 आर reduced to 20%, and 80% of balance will be paid by issue of equity share। यानी कि पहले 450 को 90,000 पे लेके आए, और जो बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा? 3,60,000, उसको अपन इक्विटी शेयर से पे कर। तो बैलेंस का मीनिंग 20,000 पे बैलेंस आता है कि आफ्टर रिड्यूसिंग वॉट एवर रिमेन्स इज योर बैलेंस,
या फिर दूसरा मीनिंग ऐसा भी आता है कि इट विल बी रिड्यूस टू 20, सो रिमेनिंग 80% बैलेंस। ठीक है, उसको हम लोग पे करें बाय इक्विटी शेयर। ठीक है, अभी दोनों इंटरप्रिटेशन इंग्लिश के हिसाब से इक्वली राइट है। अकाउंट्स के हिसाब से अपने को सोचना है कि इसमें से कौन सा फॉलो हो सकता है। तो पहली बात ये है, हमने 7,20,000 का शेयर सरेंडर किया था, कैलसी पे ले लो। 7,20,000 में से 9,000 का यहाँ पे इश्यू किया, माइनस करो। 5 लाख का यहाँ पे इश्यू किया, माइनस करो। कितना बैलेंस है? 2,11,000। और अगर 360 का 80% निकाला, ठीक है, तो 288 आ रहा है, यानी कि उतना शेयर सरेंडर ही नहीं है अपने पास। यानी कि यहाँ पे एक ही इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है कि 90,000 जो बचा उसका 80% हम लोग पे करें बाय इश्यू ऑफ इक्विटी। अब ये हर बार सम में भी राइट होगा ये गारंटेड नहीं है, लेकिन जैसे हमने बोला कि ये सम बनाने वाले ने बनाने के टाइम पे सोचा नहीं कि इसका इंग्लिश में दो इंटरप्रिटेशन ड्रॉ हो। हाँ, तो वो कुछ वर्डिंग उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, समझा ना? अब सुनो, बैलेंस क्रेडिटर्स आफ्टर रिडक्शन इक्वल टू 90,000। 80% of above balance is paid by issue of equity share. So 90,000 into 80%, 72,000. Therefore, final balancing creator in balance sheet will be 90,000 minus 72,000 equal to 18,000। 18,000 क्रिएटर्स बैलेंस शीट में कंटिन्यू करें, यानी कि पहले 4.5 लाख का क्रिएटर्स वो लोग ने फ्री में 360 छोड़ दिए। इतना बड़ा चैरिटी, ठीक है, 4.5 लाख में से 3,60,000 ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर उन्होंने कुछ भी मांगा ही नहीं, तो फ्लैट कम हो गया। अब बैलेंस क्रेडिटर्स बाकी रहा 90,000 का। वो लोग बोले कि 90,000 का भी 80% वो लोग शेयर सरेंडर से एक्सेप्ट करें, यानी कि 72,000 का, और हम लोग ने पेमेंट किया बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो ऑटोमेटिकली 90 में से भी 72 अगर पे हो गया, तो बैलेंस क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेगा वो सिर्फ 18,000 है। यानी कि 4.5 लाख का क्रेडिटर्स कम होके 18,000 पे आ रहा है, और उसपे से हमने हमारे जेब से कुछ भी नहीं दी। प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली सबने बनाया है, तो हम लोग को एंट्री से पास कर पता चला। ठीक है, तभी इसमें पहला एंट्री, रिडक्शन ऑफ 3,60,000। ठीक है, ये विदाउट एनी कंसिडरेशन है, कुछ भी नहीं मांगा इसके लिए, ऐसे ही कम कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या आएगा? क्रिएटर टू कैपिटल रिडक्शन 360। इतना समझ रहा है एवरीवन? अब ये कम तो किया, उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि जो बैलेंस बाकी रहा वो बाकी रहा 90, तो 90 का 80% हम लोग को शेयर सरेंडर दे दो। तो इश्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹72,000। बताओ इसके लिए एंट्री, शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000। अब इससे फायदा क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ क्रेडिटर्स ड्यू टू शेयर सरेंडर, क्रेडिटर्स और कम हो गए, तो क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन
ये 18 का नहीं आएगा ना, 72 का आएगा। 72, 72 का क्रेडिटर्स और कम हो गए। तो पहले 360 का कम हुआ, बाद में 72 का कम हुआ, यानी कि टोटल फाइनल जो बैलेंस बाकी रहेगा वो 18,000 का ही बाकी रहेगा। समझा? तुम लोग ये दो एंट्री को कंबाइन कर सकते हो, टेक्निकली वो राइट है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दोनों को अलग अलग रखा है, ताकि तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे ट्रांजेक्शन एक्चुअली कैसे हो रहा है। तो पहले 360 के लिए कुछ भी पैसा या कुछ भी देना नहीं है, वो ऐसे ही कम हो गए। उसके बाद में जो 90 बाकी रहा, 90 में से 72 कम करने के लिए हमने पहले शेयर दिया और वो 72 को कम किया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो फाइनल 18,000 बैंक में आएगा। बाकी का एंट्रीज अभी तुम लोग कर पाओगे, फटाक से ओरली बोलते जाओ। अभी सब नॉर्मल है। टैक्सेशन लायबिलिटी वाज सेटल्ड बट नॉट डिस्चार्ज एट ₹15,000। ऊपर देखो, टैक्सेशन प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 10 है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? सेटल्ड बट नॉट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मीन्स पे नहीं हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेटलमेंट ले लिया है कि एक फाइनल अमाउंट कितना पे करना है। तो वो जो फाइनल अमाउंट डिसाइड हुआ है वो 15,000 है। हमने ऑलरेडी 10 का प्रोविजन बना के रखा है, तो अपने को और 5 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगा? कैपिटल डिडक्शन टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, इसके लिए अपन पे नहीं करेंगे। अगर ये बोला रहता कि ये पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो अपन कैपिटल डिडक्शन टू, या प्रॉपर अगर मैं बताऊं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 10,000, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट 5,000, टू बैंक अकाउंट 15,000, अगर पे हुआ रहता तो। और प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये केस पे क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी में आएगा और वो आएगा 15,000। समझा? चलो आगे, नेक्स्ट। एक्सपेंसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन अमाउंटेड टू ₹10,000। रीऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन करके जो बोलते हैं ना, वो है। बोलो, एंट्री क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। ये प्रायोरिटी में पे करना पड़ता है, जब तक ये पे नहीं किया तब तक कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम आगे बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। जेड प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड ऑफ 10% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अब ये जेड कौन है? सडनली एक नया बंदा एंटर हो रहा है। जेड कौन है? जेड, देखो कंटीजेंट लायबिलिटी में सेकंड कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, दिस वाज रिसीव्ड फ्रॉम जेड करके मिला। ठीक है, तो जेड इंसॉल्वेंट हो गया। तो हम लोग को जो डर था कि अगर जेड ने बैंक को पे नहीं किया तो हम लोग को बैंक को देना पड़ेगा, अब वो डर अपना सच हो गया। अभी हम लोग को बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बिल कितने का था? 10,000 का। ठीक है, तो पहले 10,000 बैंक को पे करो। एंट्री क्या आएगा? हाँ, डिस्काउंटेड बिल है। दो एंट्री आएगी, लेकिन पहला एंट्री बिल डिसऑनर का एंट्री। तो जैसे बिल डिसऑनर होगा वैसे बैंक अपने से पैसा ले लेगा। जेड टू, जेड टू बिल्स रिसेबल या जेड टू बैंक? जेड टू बैंक का है। जेड वापस बनेगा अपना डेटर, तो वो डेबिट होगा।
और बैंक को अपने को अब भी देना पड़ेगा 10,000। ठीक है, तो क्रेडिट वॉट गोज ऑफ, बैंक से पैसा जाएगा। ठीक है, तो जेड टू बैंक ये पहला एंट्री आएगा। ठीक है, अब दूसरा एंट्री, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइनल डिविडेंड उससे कुछ रिसीव हो रहा है। कितना डिविडेंड रिसीव हो रहा है? 10% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। डिविडेंड वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये पैसा डूबा हुआ है। इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का प्रोविजन अप्लाई होगा। वो लोग उसका प्रॉपर्टीज को सेल करेंगे, उसको बेचेंगे, और प्रायोरिटी के हिसाब से वो पेमेंट करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले सिक्योर्ड लोन वगैरह सब वो पे करेंगे, बाद में अपना अनसिक्योर्ड वालों का नंबर आए। वो लोग बोल रहे कि अपने को सिर्फ 10% ही डिविडेंड रिसीव हुआ, यानी कि अपने को 10,000 रिसीव करना था, 1,000 रुपया ही रिसीव हुआ, बाकी का 9,000 बैड डेट्स। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1,000, 10% रिसीव हो रहा है ना, 10,000 देना था, उसका 10% है कि 1,000, तो बैंक डेबिट 1,000। टू जेड, जेड से कितना लेना है? 10। इसके पहले वाले एंट्री पे हमने क्या लिखा? जेड टू बैंक, तो जेड से 10 लेना है, तो टू जेड 10,000। और जो 9,000 नहीं आया वो बैड डेट्स है। बैड डेट्स कहाँ पे जाएगा? कैपिटल डिडक्शन। अभी रेगुलर अकाउंट नहीं कि पीएनएल में डाले, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट 9,000 टू जेड अकाउंट 10,000। ये एंट्री पास करना। ठीक है, आई थिंक अपन बाद में कंटिन्यू करते हैं, एंट्रीज भी थोड़ी अजीब अजीब आ रही है।